नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, जिस प्रकार से बिहार एनडीए के अंदर गतिविधियां चल रही है, वो गतिविधियां नीतीश कुमार के लिए शुभ संकेत नहीं है। और अब चिराग पासवान ही, जी हां, वही चिराग पासवान जिनकी वजह से जनता दल यूनाइटेड को तीसरे नंबर की पार्टी 2020 में बनकर संतोष करना पड़ा था, वो चिराग पासवान अब कह रहे हैं कि बिहार विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में होगा, एनडीए की सरकार बनेगी। ये कतई नहीं कह रहे जैसे लोकसभा चुनाव में कहते थे कि मोदी की सरकार बनेगी, विधानसभा चुनाव में कतई नहीं कह रहे चिराग पासवान कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार बनेगी। ये बात नहीं कह रहे चिराग पासवान। तो क्या चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी की भाषा अब खुलकर बोलने लगे हैं? आखिर एनडीए के अंदर चल क्या रहा है? और इन सब से रोचक कहानी तो बिहार कांग्रेस के अंदर चल रही है। मीटिंग के लिए नेता दिल्ली पहुंचते हैं, मीटिंग कैंसिल हो जाती है। सवाल यह है कि आखिर राष्ट्रीय जनता दल किस प्रकार की चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है और भारतीय जनता पार्टी किस प्रकार की चुनावी लड़ाई लड़ने की तैयारी में है। स्वाभाविक है, दोनों का चुनावी गुणागणित, और इन चुनावी गुणागणित के लिए सबसे महत्वपूर्ण फैक्टर नीतीश कुमार ही होते हैं। अब नीतीश कुमार इतने महत्वपूर्ण फैक्टर बिहार की राजनीति में तीसरे नंबर की पार्टी विधानसभा के अंदर होने के बावजूद बने हुए हैं, तो क्या ये समय काल की परिस्थितियां हैं या बिहार की राजनीति में विकल्पहीनता की स्थिति का अगले 5 साल के लिए भी बरकरार रहने का सबसे बड़ा सिंबल है? इन सब पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद है वरिष्ठ पत्रकार और जाने माने राजनीतिक विश्लेषक ऋषि मिश्रा जी। ऋषि जी, बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब मंच पर आपका। स्वागत बा, स्वागत बा। चलिए, आपने मॉरिशस से नहीं, आपने भारत की धरती से ही भोजपुरी बोली है। हालांकि आपकी भाषा बजिका है, मैं जानता हूं कि आप मुजफ्फरपुर जिले के हैं, लेकिन हमार भाषा जरूर भोजपुरी है। हम भोजपुरी भाषी हैं, चंपारण के आदमी ही तो भोजपुरी भाषी ही हैं। चंपारण के आदमी आके ही तो होली स्वागत में। आके जी स्वागत बा न्यूज लॉन्चर पे। और जी। तमाम दर्शक रउरा के होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हमारे न्यूज हम अपने लॉन्चर के तमाम सम्मानित दर्शकों को, हमारे न्यूज लॉन्चर के सम्मानित और हार्ड वर्किंग टीम मेंबर को और पूरे देशवासियों को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। ऋषि जी, आपको भी और हमारे दर्शकों को भी, हमारी न्यूज लॉन्चर टीम को भी, सबको हमारी तरफ से होली की अग्रिम शुभकामनाएं। और राजनीतिक चर्चा के पहले, अब चूंकि शुभकामना देने से ही हम लोगों ने शुरुआत की है, ये बताइए कितने किलो का बकरा खरीदे हैं कल के लिए, होली के लिए? देखिए, हम लोग सेटिंग कर लिए हैं। हम लोग जो है अच्छा। बकरों वाले से सेटिंग कर लिए हैं कि भाई सुबह 4 बजे हम लोग पहुंच जाएंगे। और हम्म जो है मतलब अच्छे अच्छे पीस जो है मटन का हम्म जो है हमारे लिए रिजर्व कर दीजिए। हम्म और हमारे बीच वाले जो भाई साहब हैं वो जाते हैं पहले सुबह। हम्म। अच्छा, आप मुजफ्फरपुर पहुंच और गए? जी जी, मैं मुजफ्फरपुर में हूँ अभी। और तमाम इन चीजों का प्रबंधन हमारे बीच वाले भाई साहब करते हैं। तो पहले जी। सुबह वो उन्होंने सेटिंग कर ली है। क्योंकि हम्म। देखिए, जैसे एमएलए एमपी टिकट में सेटिंग करना पड़ता है, उसी जी। तरह बिहार में मटन के लिए और अच्छे मटन के लिए आपको होली के दिन। सेटिंग करना पड़ता है, पैरवी भी करवाना पड़ता है। तो हम लोग पैरवी भी जी। करवा लिया है और सेटिंग हम्म। भी कर लिया है। तो पहले जी सुबह हमारे यहाँ मटन आ जाएंगे जी। जी। हमारे यहाँ क्या होता आपने है से बता देते हैं आपको। हमारे यहाँ हम तो पहुंच नहीं पाए हैं कुछ वजहों से, लेकिन हमारे यहाँ होता क्या है, मैं अपने चाचा जी से बात कर रहा था तो पता चला। हमारे यहाँ जो कुरैशी भाई लोग हैं, जो होली के दिन अपना मटन का कारोबार करते हैं, क्योंकि उस दिन बहुत बड़ी संख्या में बकरों की जरूरत होती है, तो गांव देहात घूम करके बहुत सारे बकरे खरीद के लाते हैं। खस्सी कहते हैं बिहार में, खस्सी खरीद कर लाते हैं। तो जब वो खस्सी खरीद कर लाते हैं, बकरे खरीद कर लाते हैं बहुत सारे, तो उन्हें तत्काल पैसे की जरूरत होती है। तो पैसे की जरूरत होती है तो लोगों से ब्याज पर पैसा उठाते हैं, और बहुत लोगों का मटन तो ब्याज में ही हो जाता है। जैसे किसी ने 50,000 रुपए दिया, किसी ने 60,000 रुपए दिए, किसी ने 20,000 रुपए दिए। तो ब्याज पर पैसे उठाते हैं और फिर होली खत्म होने के बाद, होली के दिन आमतौर पर देखिएगा कि जहां से लोग मटन लेते हैं, 70-80% केसेज में आप देखेंगे कि मोहल्ले में जहां आप खरीदते हैं वहां उस समय पेमेंट नहीं होता है। होली के एक दिन बाद से घर से घूम घूम करके वो लोग अपना, क्योंकि पूरा बिजनेस विश्वास पर चलता है, सबके अपने घर होते हैं,
कि भाई किस घर में किस दुकान से मटन जाएगा, सबका अपना फिक्स होता है, सबका अपना व्यवहार होता है। फिर उसके बाद जाकर के वो वसूल करके पैसे लाते हैं, और तब उसके बाद जिसका पैसा लिया है उतने जितने दिनों के ब्याज का वो लौटाते हैं। कुछ लोग का मटन ही ब्याज में एडजस्ट हो जाता है। तो ये एक व्यावहारिक तरीका है हमारे यहाँ होली के दिन। लेकिन चलिए, होली के दिन कुरैशी भाइयों का बिजनेस भी बढ़िया चले। सबसे पहले बिहार में कुरैशी भाइयों को भी मैं, खास करके बिहार और पूर्वांचल में कहें तो, क्योंकि उनके व्यवसाय का एक बड़ा हिस्सा, उन्हें भी बड़ी आस होती है होली के दिन से, उन्हें भी हम बधाई दे देते हैं। और बधाई के बाद सबकी होली सांप्रदायिक सौहार्द के बीच काफी अच्छे से बीते। बचौल टाइप के लोग कामयाब न हो, बचौल टाइप के लोगों को समाज की एकता और समाज का सौहार्द फेल कर दे, यही कामना है हमारी होली पर जी। एक बात कह दूं, कल आपने वो फोटो देखा ना तेजस्वी यादव और जी बचौल साहब का, एक दूसरे को कैसे अभिवादन कर रहे थे, एक दूसरे से कैसे आत्मीयता से मिल रहे थे। मैं बार बार दर्शकों को कहता हूँ, चाहे बचौल हो, चाहे चाहे वह हिंदू जो अपने आप के हिंदुओं का रहनुमा बनने का ढोंग करते हो, या कोई मुसलमानों का रहनुमा बनने का ढोंग करता हो, न हिंदू खतरे में है न मुसलमान खतरे में है। खतरे में है तो इनकी पॉलिटिकल दुकानदारी इनकी चलती रहनी चाहिए। तो आम लोगों को इन चीजों को समझना चाहिए, ये पॉलिटिकल चीजें हैं, इसमें पढ़ना नहीं चाहिए। और हर व्यक्ति को एक दूसरे के धर्म का सम्मान करने की जरूरत है और शांतिपूर्वक होली मनाए। मुस्लिम क्या है, यदि कोई ऐसे व्यक्ति हिंदू में भी हैं जो रंग नहीं लगाना चाहते हैं, तो उनको जबरदस्ती रंग न लगाए, गले मिले, प्यार दें, बड़ों का आशीर्वाद लें, छोटों को प्यार दें, शांतिपूर्वक होली मनवाए। यही मेरा महाराज, आप लोगों केमिकल से वाले निवेदन। रंगों से हमें भी एलर्जी होती है। केमिकल मिक्स जो रंग है हमें भी एलर्जी होती है बहुत। मैं तो आपको सही बता रहा हूँ। खैर, वो बचौल वाली बात आपने कही, ओवैसी और गिरिराज सिंह की फोटो आपने देखी थी ना, किस तरह की फोटो आई थी। तो ये सब जनता पब्लिक है, सब जानती है अजी अंदर क्या है बाहर क्या है, सब जानती है पब्लिक। लेकिन फिर भी कुछ लोग झांसे में आ जाते हैं जिसमें आने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी बचौल के इलाके में मैंने सुना है कि 15 तारीख को होली है। मिथिला पंचांग के मुताबिक होली 15 तारीख को है। कल मटन नहीं बनेगा वहां। बचौल का पूरा प्लान फेल कर गया लगता है। चलिए चलिए चलिए। अब चलते हैं बिहार की सियासत की चर्चा पर। चिराग पासवान का ऋषि जी एक बयान वायरल हो रहा है। अब से चिराग पासवान की चर्चा कर रहे हैं तो मैं बता दूं, मैं खुद भी खाया हूं एक बार। रामविलास जी अपने हाथ से, उनके पिता चिराग पासवान के, रामविलास पासवान जी अपने हाथ से बड़ा अच्छा मटन बनाते थे। बहुत अच्छा मटन बनाते थे। और जानते हैं, खड़े मसाले का मटन। वो मटन जो बनाते थे, साबुत जीरा, साबुत धनिया, साबुत काली मिर्च, पिसा हुआ नहीं, साबुत के साथ, और गजब का मटन बनाते थे। कभी बताएंगे कैसे आपको, ऑफ द रिकॉर्ड कभी बताएंगे कि कितने बढ़िया बनाते थे। खैर, चलिए, होली की बात थी, मैंने बता दी। चूंकि मैं खा चुका हूं इसलिए मैंने बताया। अब आपको आगे बताता हूं। बिहार की राजनीति में चिराग पासवान के बयान के बाद एक अलग तरह की परिस्थिति बनी हुई है। परिस्थिति क्या है? परिस्थिति यह है कि चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार में एनडीए की सरकार बनेगी। स्वाभाविक है, गठबंधन में है तो बोले हैं कि एनडीए की सरकार बनेगी। लेकिन लोकसभा चुनाव के समय चिराग पासवान के बयान को देखें तो एक बार भी नहीं बोला एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार बनेगी, तीसरी बार मोदी सरकार। तो दिल्ली के लिए मोदी सरकार, बिहार के लिए एनडीए सरकार। क्या नीतीश कुमार को यह दिख नहीं रहा है कि पिछली बार जो प्लान बी था, पिछली बार जो पर्दे के पीछे से खंजर भोंका जा रहा था, क्या ये खंजर इस बार साथ में रहकर भोंकने की तैयारी है? देखिए, चिराग पासवान का जो राग है, जो ट्यून है, यानी चिराग का जो राग है, वो कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को एक तरह से डी एस्टेब्लिश करने का एक तरह से मुझे लगता है प्रयास है। जो 2020 में उन्होंने किया था वही फिर से वो इन चीजों को दोहराना चाहते हैं। और चिराग पासवान ने ये सिर्फ ये नहीं कहा है कि एनडीए की सरकार बनेगी। चिराग पासवान ने ये कहा है कि बिहार विधानसभा चुनाव, यानी आगामी बिहार विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के लीडरशिप में, नरेंद्र मोदी के सोच पे लड़ी जाएगी।
जी। भाई राज्य का चुनाव है, ठीक है, नरेंद्र मोदी राष्ट्रीय फलक के सबसे पॉपुलर नेता हैं, उनके कारण पार्टी गठबंधन को ठीक ठाक वोट मिलता है, लेकिन राज्य में एनडीए के अगुवा तो नीतीश कुमार हैं। तो यदि एक बैलेंसिंग स्टेटमेंट ये होता कि बिहार का आगामी विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के लीडरशिप में लड़ा जाएगा, तब ये समझ में आता है कि भाई ठीक है, चिराग पासवान ने कहा कि एनडीए की सरकार बनेगी, कोई गलत बयान नहीं है, लेकिन यह गलत बयान है और इस बयान में कहीं ना कहीं खेल छुपा है, कहीं ना कहीं चिराग का जो राग है वो दूसरे ट्यून में कहीं ना कहीं रिफ्लेक्ट होता दिख रहा है। अच्छा ऋषि जी, कि बड़ा माकूल बिहार सवाल आपने उठाया। विधानसभा चुनाव नरेंद्र मोदी के सोच पे, नरेंद्र मोदी के चेहरा पे लड़ा जाएगा, ऋषि तो जी, फिर नीतीश कुमार कहाँ गए? बड़ा माकूल सवाल आपने उठाया है, उसी पर हम आते हैं। उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा, उनकी सोच पर लड़ा जाएगा। तो नरेंद्र मोदी तो सोच तो ये है कि बलवाइयों की पहचान जो है कपड़े से होती है, शाहीन बाग संयोग नहीं प्रयोग है, मंगल सूत्र उठा करके छीन करके भैंस खोल करके मुसलमानों को दे देंगे। उनकी सोच तो यही है नरेंद्र मोदी की, क्योंकि सोच ही तो जुबान पर आती है। आप ये बताइए जुबान पे क्या आता है? दिल की बातें जुबान पे आती है। तो ये सब सोच है नरेंद्र मोदी की। तो क्या कह रहे हैं चिराग पासवान की इसी सोच पर बिहार का चुनाव होगा, जबकि नीतीश देखिए कुमार रोज इसके गिना रहे हैं कि उन्होंने मुस्लिमों के लिए, मुस्लिम महिलाओं के लिए खासकर कितना काम किया है। सदन के अंदर भी गिनाया है 2 दिन 3 दिन, और आज तो मैंने ट्विटर पर भी देखा कि जनता दल यूनाइटेड के ट्विटर हैंडल पर, नीतीश कुमार के ट्विटर हैंडल पर किस तरह से इन चीजों को फ्लॉन्ट किया जा रहा है, बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने अति पिछड़ों के लिए काम किया है। तो अति पिछड़ों में, बिहार के अति पिछड़ों में 1/3 से ज्यादा मुसलमान है। 36% में 12.5% मुसलमान है। लगभग 35% मुसलमान है। बिहार के कुल अति पिछड़ों की आबादी का 35% मुस्लिम ही है बिहार में। 23.5% हिंदू और 12.5% मुस्लिम। तो आप अंदाजा 36 इसके का 12.5 इसके 35% हुआ ना टोटल का। जी। इसके पीछे का जो ट्यूनिंग है, ट्यून कौन सेट कर रहा है? जिसके पीछे का ट्यूनिंग ये है अभिषेक जी कि नीतीश कुमार ने एक तरह से क्लियर मैसेज दे दिया है कि 122 सीटों से हम कैंपेन नहीं लड़ेंगे। 122 में हमें क्या करना है ये जेडीयू डिसाइड करेगी, नीतीश कुमार डिसाइड करेगी। बाकी बचे 121 में बीजेपी एलजेपी को कितने सीटों पे लड़ाती है, जीतनराम मांझी को कितने सीटें बीजेपी देती है, उपेंद्र कुशवाहा के खाते में कितने सीटें बीजेपी देना चाहती है। तो सवाल ये उठता है कि यदि नीतीश कुमार खुद 122 सीटों पे लड़ेंगे तो बाकी बचे 121 में बीजेपी किन किन को कितने कितनों पर एडजस्ट करेंगे? चिराग पासवान कम से कम 30 से कम सीटों में चुनाव नहीं लड़ना चाहते हैं, तो 121 में से 30 माइनस कर दीजिए तो ये बीजेपी प्लस उपेंद्र कुशवाहा प्लस जीतनराम मांझी डबल डिजिट के नीचे। तो क्या बीजेपी 75-80 सीटों में चुनाव लड़ेगी? कम से कम 5-10 सीट तो आप उनको भी दीजिए, 7-8 सीट तो उपेंद्र कुशवाहा को भी दीजिएगा, 7-8 सीट मांझी को भी दीजिएगा। वैसे तो मुझे एक, ऋषि जी आपको मैं बताऊं, मैं एक फ्लैशबैक में ही बता दूं थोड़ा। और नीतीश चिराग के क्या रिलेशन रहे हैं ये समझने की जरूरत, बताने की जरूरत नहीं है। और जो एक तरह से नीतीश कुमार को चिराग पासवान ने बीजेपी के सहमति से जो झटका 2020 में दिया था, राजनीति कैसे अपने आप को दोहराती है। जेडीयू के प्लान को एग्जीक्यूट कौन करता है? बीजेपी, और बीजेपी के सहमति से जेडीयू ने बीजेपी एलजेपी को तोड़ दिया। जब एलजेपी में जो तोड़फोड़ हुआ तो उसमें बीजेपी की भी सहमति थी। असहमति कैसे थी कि आनंद फानन में पारस गुट को आपने तुरंत मान्यता दे दिया, तुरंत मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, पारस को आपने केंद्रीय मंत्री बना दिया। यदि मोदी इसमें या बीजेपी न्यूट्रल की भूमिका में यदि बीजेपी होती तो ये कहते कि ये आपके पार्टी का इंटरनल मामला है, पहले आप इंटरनल मामला को सॉल्व कीजिए, उसके बाद कैबिनेट में आपको हम जगह देंगे, या पार्लियामेंट में मान्यता नहीं देते। और इस ऑपरेशन में कौन कौन थे आपको मालूम है, ललन सिंह से लेके तमाम ऐसे लोग जो बीजेपी से भी संबंध रखने वाले लोग।
तो चिराग ने झटका दिया तो उसका डबल झटका नीतीश कुमार ने दिया। बंगला तक खाली करवा दिया गया, आपको याद होगा। और ये कैसे हनुमान है, समझ से परे है। ये हनुमान जिनके जिनके झोपड़ी में जिनको ये राम मानते हैं, उनके सहमति के बाद ही आग लगाया गया और अपने आप को राम कहते हैं। हालांकि कल होली में उनके तमाम जो संभावित प्रत्याशी हैं दिल खोल के नाच रहे थे, कुर्ता फाड़ के नाच रहे थे, चाहे हुलास पांडे हो, तमाम लोग हो। अब हुलास पांडे का क्या बैकग्राउंड है कहने की जरूरत नहीं है। ठीक है ऋषि जी, अब आते हैं मुद्दे पर। मुझे 2-3 चीजें जानकारी मिली है। कल रात मुझे मेरी बात हो रही थी जनता दल यूनाइटेड के अंदर और बीजेपी के अंदर के एक बड़े ही बिहार की मामलों की गहरी जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति से। उन्होंने कहा कि अचानक जेडीयू ने अपनी तरफ से जो दबाव बढ़ा दिया है 122 सीटों का, उसके पीछे 3 वजह है। जनगणना कराने का दबाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि 26 में जनगणना होगी, तभी जाकर के आप 27 में परिसीमन आयोग गठित कर पाएंगे, या 26 के लेटर हाफ में जो है ना कि 26 की जनगणना के आधार पर अगला परिसीमन आयोग गठित होगा। जनगणना कराएंगे, जाति जनगणना नहीं कराएंगे तो एक अलग बवाल है। और परिसीमन में दक्षिण के राज्यों की सीटें घट न जाए, उसमें चंद्रबाबू नायडू कैश 22 सिचुएशन में फंसे हुए हैं, क्योंकि पूरा आंध्र प्रदेश उनके खिलाफ हो जाएगा अगर आंध्रा की ताकत घटी तो, क्योंकि उन लोगों ने फैमिली प्लानिंग में और पॉपुलेशन कंट्रोल में अच्छा काम किया है दक्षिण के राज्यों में। तो क्या उनकी सजा दी जाएगी उनका अनुपात घटा के, उनका प्रोपोर्शन घटा के? तो चेन्नई में अलग 22 मार्च को मीटिंग है। तो चंद्रबाबू नायडू इधर बिदक रहे हैं तो नीतीश कुमार की बार्गेनिंग पावर भी बढ़ती जा रही है। अब बीजेपी के सामने है कि नायडू छिटकते हैं तो कहीं नीतीश ना छिटक जाए। ये सब खेल चल रहा है, इसमें भारतीय जनता पार्टी की तरफ नीतीश कुमार ने दबाव बढ़ा दिया है। मेरी जो जानकारी है कि 122 सीटों के बदले 120 सीटें जनता दल यूनाइटेड लेने के लिए तैयार हो गई है कि 120 सीटें वो लड़ेगी, 122 छोड़ देगी और 122 में 32 सीटें चर्चा है कि छोटे अलायंस पार्टनर के लिए, जिसमें जीतन राम मांझी हो, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा हो और लायंस शेयर उसमें कम से कम 20 सीटों का तो लेके चिराग पासवान जाएंगे। ये 30-32 सीटें कहा जा रहा है कि छोड़ देंगे और 90 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आएगी। अन्यथा बीजेपी 100 से नीचे लड़ने के लिए तैयार नहीं थी, लेकिन ये चीजें आ गई है कि अब राष्ट्रीय राजनीति में नीतीश कुमार ने भी कमजोर नब्ज पकड़ ली है कि उधर नायडू नाराज है तो यही मौका है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार दो। ये जो खेल चल रहा है, क्या लगता है आपको आगे? यदि बीजेपी 90 सीटों पर लड़ेगी तो बीजेपी ये सपना देखना छोड़ दे कि उनके पार्टी के कोई कार्यकर्ता विधायक मुख्यमंत्री होंगे। और नीतीश कुमार यदि 122 सीटों पे लड़ते हैं या 120 सीट पे भी लड़ते हैं तो यदि बहुत ही खराब परफॉर्मेंस रहेगा तो 70-75 सीटें तो निकाल ही लेंगे। 80 से ऊपर किसी, अगर 120 लड़ गए तो 80 से नीचे तो सवाल ही नहीं। मैं सबसे मतलब कम करके उनको मतलब सीटें दे रहा हूं एक तरह से। तो ऐसी स्थिति में तो फिर तो नीतीश कुमार तो फिर दावा ठोकेंगे कि मुख्यमंत्री उन्हीं का हो। और यदि बीजेपी 90 पे लड़ती है तो वो 50 भी जा सकता है, 55 भी जा सकता है, 60 भी जा सकता है। अच्छा, बीजेपी की चिंता एक दूसरी है ऋषि जी, जानते हैं क्या? बीजेपी की चिंता है कि अगर नीतीश कुमार 75-80 हो गए, राजद 50 पर आ गई, तब तो नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरी हो जाएगी, क्योंकि राजद फिर मुख्यमंत्री पद मांगेगी नहीं। और जब नीतीश कुमार की बदकिस्मती ये रही कि राजद के साथ जब भी उन्होंने सरकार बनाई, राजद उनसे बड़ी पार्टी थी। 2015 में राजद उनसे 9 सीट ज्यादा जीती थी, 71 जीते थे, 80 जीती थी। 2022 में आए तो ये 45 पर थे, वो 80 पर थी। अब सवाल ये है कि उनकी जो ड्रीम है कि राजद उनसे छोटी पार्टी रहे तो एकदम सही तरीका है कि सेकुलर राजनीति करो आराम से, ये खतरा बीजेपी को ज्यादा दिखाई दे रहा है कि जैसे ही राजद नीतीश कुमार से छोटी हुई, नीतीश कुमार की मुंहमांगी मुराद पूरी की, अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री पद नहीं मांगेंगे, राजद के लोग बार्गेन नहीं करेंगे, शांतिपूर्वक सत्ता का सुख भोगेंगे। जैसे बीजेपी भोगती है नीतीश कुमार के साथ, वैसे ही सत्ता का सुख भोगेंगे। ये खतरा बीजेपी को ज्यादा वो दिखाई दे रहा है। क्या लगता है आपको, बीजेपी की स्थिति नीतीश कुमार ने जाति जनगणना के बाद और मौजूदा सिनेरियो में कुछ ज्यादा ही अजीबोगरीब नहीं बना दी है? एक बात आप समझ लीजिए, यदि ऐसी स्थिति होगी तो फिर वही एक बिल्ली मतलब 2 बिल्ली एक बंदर वाली स्थिति हो जाएगी बिहार की राजनीति।
तो नीतीश कुमार ही पूरे बिहार की राजनीति के एपिक पॉइंट होंगे। और जो सपना अमित शाह और नरेंद्र मोदी देख रहे हैं, यदि ये नीतीश कुमार इस बात पर अड़े रहे, और देखिए नीतीश कुमार, इसके पीछे की एक मतलब कहानी ये भी है, नीतीश कुमार 122 की बात इसलिए कर रहे हैं कि इससे बीजेपी को प्रेशर में लाया जाए। और बीजेपी कहे ठीक है मुख्यमंत्री आप ही रहेंगे, हम डिक्लेयर कर देते हैं या तमाम चीजें, तब जाके हो सकता है कि नीतीश कुमार 4-5 सीट 10 सीटें छोड़ दें इनके लिए। क्योंकि एक बात जान जाइए, बीजेपी जैसे 100 से नीचे लड़ेगी तो साइकोलॉजिकल ये प्रभाव, साइकोलॉजिकली उनके कैडर पर प्रभाव पड़ेगा, उनके जो वोट बैंक है उस पर प्रभाव पड़ेगा, और इसका नुकसान पार्टी को उठाना पड़ेगा। देखिए, जब आप लोकसभा में एक अधिक सीटों पे लड़ते हैं और विधानसभा में आप डबल डिजिट में लड़ेंगे, वो भी तब जब बीजेपी अपने गोल्डन एरा में है, नरेंद्र मोदी जैसे ताकतवर नेता है, पॉपुलर नेता, अमित शाह जैसे तथाकथित चाणक्य हैं इनके पास, तब आप नीतीश कुमार एक क्षेत्रीय पार्टी के नेता के सामने में ऐसे घुटने टेक देंगे तो क्या मैसेज देंगे अपने कैडर में? आपके पास संघ है, आपके पास मोदी है, आपके पास अमित शाह है, आपके पास जेपी नड्डा है, आपके पास सम्राट चौधरी है, आपके पास नित्यानंद राय हैं। जी, हालांकि ये लोग कितना वोट दिला पाते हैं बिहार में कहने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल आपने लेकिन सही सुनने में कहा। आया है, सुनने में आया है नित्यानंद राय अपने भतीजे को लॉन्च कर रहे हैं राजनीति में राघोपुर से, और तेजस्वी यादव को घेरने का प्रयास कर रहे हैं, और ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि यदि उन्हें मौका दिया जाए तो यादव भी उनका समर्थन करेंगे। यदि राघोपुर में तेजस्वी को बांधने में सफल होते हैं तो नित्यानंद राय के लिए बड़ी सफलता होगी। उनके यहाँ भतीजा के यहाँ कुछ दिन पहले कार्यक्रम भी हुआ था, कुछ शादी समारोह था, तमाम यादव समाज के नेता वहां इकट्ठा भी हुए थे। अरविंद राय शायद नाम है उनका, और राघोपुर से संभावित भाजपा के प्रत्याशी भी हैं। और सुनने में ये भी आया है कि प्रशांत किशोर भी किसी यादव समाज के व्यक्ति को ही उतारने जा रहे हैं, तो एक तरह से तेजस्वी यादव का घेराबंदी करने का प्रयास राघोपुर में किया जा रहा है। अब इसका कैसा जवाब तेजस्वी यादव देते हैं ये देखने वाली। जो बात आप बता रहे हैं या जो बात बिहार के पॉलिटिकल सर्कल के लोगों से बातचीत करके पता चलती है, उससे 2-3 बातें निकल के सामने आती हैं। नंबर 1, अगर जनता दल यूनाइटेड 75 से 80 सीटें जीत गई तो इसका सीधा मतलब यही होगा कि अगले 5 साल के लिए मुख्यमंत्री पद की वैकेंसी खत्म हो गई। ये क्लियर है। अब वो नीतीश कुमार खुद बने या बीच में निशांत को बना दे, वैकेंसी खत्म हो गई। कहने का मतलब ये है, पूरी कोशिश यही है भारतीय जनता पार्टी की कि नीतीश कुमार जहां पिछली बार अटक गए थे वहीं अटका दिया जाए। और ये बात भी बिल्कुल सही दिखाई दे रही है कि जनता दल यूनाइटेड इस बार 43 सीट पर नहीं अटकेगी, ये एकदम क्लियर है। दूसरी बात ये है जो आप कह रहे हैं, अगर भारतीय जनता पार्टी 100 सीटों यानी 3 फिगर में चुनाव नहीं लड़ती है तो साइकोलॉजिकली बिहार के मुख्यमंत्री पद की रेस से बाहर हो जाएगी। फिर वो कोई डिक्लेयर करे ना करे सीएम कैंडिडेट, कोई मतलब नहीं। भाजपा के पास धन तंत्र है, तमाम तरह के ताकत है, तमाम तरह के इंस्ट्रूमेंट हैं। मैं आपको बता देता हूं, यदि भाजपा के मन में नीतीश कुमार को लेकर ऐसा कोई प्लान होगा तो कम से कम 15, 20, 50 सीटों पे तो अपने पैसों के बल पे ऐसे उम्मीदवार तो जरूर उतार देंगे जहां जेडीयू होगी, और जेडीयू के जो उम्मीदवार होंगे उस सामाजिक आधार वाले नेता को या व्यक्ति को टिकट दिया जाएगा, यदि 5-10 हजार का भी डैमेज कर दे। तो यदि ये प्लान चल रहा होगा तो फिर तो ये नीतीश कुमार को समझना होगा। राजनीति में होता है, अभी तिरहुत बाई इलेक्शन में क्या हुआ है, तिरहुत एमएलसी बाई इलेक्शन में, मतलब इलेक्शन में, सॉरी बाई इलेक्शन नहीं, मैंने मतलब हाँ बाई इलेक्शन में देवेचंद ठाकुर के कारण सीट खाली हुआ था जी। वहाँ एक व्यक्ति जो है लोजपा के इशारे पे ही तो चुनाव लड़ रहे थे, और उनके तमाम लोग जो हैं अभिषेक झा को वोट न दे उसके लिए कैंपेन कर रहे थे। वो अपने उम्मीदवार के लिए, जो उनके बागी उम्मीदवार थे उनके लिए वोट नहीं मांग रहे थे, ये कह रहे थे कि अभिषेक झा को वोट नहीं देना। भाई अभिषेक झा इतने बड़े दुश्मन हो गए, बताइए। अभिषेक झा दुश्मन नहीं है, नीतीश कुमार दुश्मन है। नीतीश कुमार को डिस्क्रेडिट करना है जी।
बिल्कुल आप सही ये कह रहे हैं। समझने की जरूरत है, राजनीति में साम दाम दंड भेद सबका इस्तेमाल होता है तब जब ये अमित शाह नरेंद्र मोदी का युग है। साम दाम दंड भेद की बात आप कर रहे हैं, एनडीए के अंदर तो क्या आपको चल रहा है हराने के आपने लिए। बता दिया। जी। एनडीए के अंदर क्या चल रहा है आपने बता दिया। थोड़ा चर्चा महागठबंधन या इंडिया गठबंधन जो भी आप कहे उसकी भी कर लेते हैं। उस गठबंधन के अंदर तेजस्वी यादव को मुख्यमंत्री बनाने की पूरी तैयारी है। तेजस्वी यादव की प्लानिंग भी ठीक ठाक चल रही है। लेकिन तेजस्वी यादव के साथ जो सबसे बड़ी पार्टी उनके सहयोगी के तौर पर खड़ी है, उस सहयोगी पार्टी के अंदर बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है। वो स्थिति क्या बनी हुई है जो ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली के बीच बनी हुई थी, कप्तान और कोच के बीच। आपको याद होगा भारत की क्रिकेट टीम में ग्रेग चैपल और सौरव गांगुली की स्थिति आपको याद है ना, भारतीय क्रिकेट टीम का बटाधार कैसे हो रहा था। वो स्थिति बनी हुई है कि प्रदेश के प्रभारी और प्रदेश के अध्यक्ष के बीच वही ग्रेग चैपल और गांगुली वाली स्थिति बनी हुई है। तो ग्रेग चैपल और दादा वाली जो स्थिति बनी हुई है, उस समय तो दादा को हाथ धोना पड़ा था, उनकी जगह राहुल द्रविड़ आ गए थे कप्तान बन के। तो क्या बिहार कांग्रेस की कप्तानी भी, बिहार कांग्रेस में जो सौरव गांगुली है यानी अध्यक्ष है, कप्तान है अखिलेश सिंह, वो प्रभारी यानी कृष्णा अल्लावीरू के आने के बाद नए अध्यक्ष और दलित अध्यक्ष की जो चर्चा है वो बहुत जल्द देखने को मिलेगी। कल दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई थी, अपरिहार्य कारणवश नेता भी दिल्ली पहुंच गए थे और मीटिंग कैंसिल भी हो गई। क्या लगता है ऋषि जी आपको? मीटिंग कैंसिल हुई या दिखाने के लिए कैंसिल हुई? ये मुझे नहीं और पता है, जिनके मेरे साथ पास कोई जानकारी नहीं है। सुन तो लीजिए, तो हमारे पास तो जानकारी है ना, हाँ, हमारे पास हमारे सोर्स तो हैं। जी। मैं ये कह रहा हूँ मीटिंग कैंसिल हुई या दिखावे के लिए कैंसिल हुई, और जिनके साथ मीटिंग करना था उनके साथ मीटिंग हो गई। मैं हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूँ, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मीटिंग हो गई या किन के साथ हुई। लेकिन मेरा सवाल है कि मीटिंग शेड्यूल था, और खबर यह है कि मीटिंग नहीं हुई, लेकिन जिनके साथ सच में मीटिंग करना था क्या उनके साथ मीटिंग हो गई? जी। और मैं आपको बता दूं, मैं अपने सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन, हम अपने हमारा जो सूत्र है कांग्रेस में उसके आधार पर बता दूं, मीटिंग हुई है। जी। प्रभारी और सह प्रभारियों की मीटिंग हुई है, और जिनको मिलना था उन्होंने मुलाकात भी की है। अब मैं अब नाम ये नहीं कहूंगा मीटिंग तो किसने हमें कोई मुलाकात। बताएगा नहीं। नहीं, हमें हम तो ये अब नहीं आपको बता बताएंगे कि दिया होगा मीटिंग। क्योंकि आप अंदर तक अब घुसे हुए हैं सिस्टम में। आप सुन लीजिए, मीटिंग किसने चेयर किया नहीं मैं बताऊंगा। राहुल गांधी ने किया, प्रियंका गांधी ने किया, मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने किया, लेकिन मुलाकात 2-3 लोगों की हुई है। अच्छा, मुलाकात हुई तो फीडबैक क्या दिया है वो भी बता दीजिए। फीडबैक देखिए, मैं आपको बता दूं, और एक जो नेताजी हैं वो तमाम अपने समर्थकों को लेकर पटना से दिल्ली गए थे मीटिंग में। शायद मीटिंग में जिन लोगों को बुलाया गया था उसमें से जो वर्तमान में अध्यक्ष होते हैं उनके सपोर्टर अधिक होते हैं। सत्ता में है, ताकत है, तो उगता सूरज को सब सलाम करता है। तो ये लॉबी करने के लिए पटना से बहुत बहुत से लोग दिल्ली गए थे। मीटिंग शेड्यूल भी थी, मीटिंग कैंसिल कर दिया गया, और जिनसे पार्टी हाईकमान को फीडबैक लेना था उनसे उन्होंने फीडबैक लिया है। और वर्तमान लीडरशिप से पार्टी हाईकमान जो है, यानी बिहार का जो लीडरशिप है, उससे पार्टी हाईकमान एक तरह से नाराज है। और देखिए इन दिनों जो डेवलपमेंट हुआ है कि अखिलेश सिंह भूमिहार है, तो दूसरे भूमिहार नेता को इंट्रोड्यूस कर दिया गया है। यदि कोई कन्हैया पदयात्रा कुमार। होता है, कोई पदयात्रा होता है, तो या तो प्रदेश अध्यक्ष करेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष करेंगे या पार्टी के जो सबसे बड़े लोकप्रिय चेहरा है वो करेंगे। तो राज्य की राजनीति है तो कहेंगे प्रदेश अध्यक्ष। प्रदेश अध्यक्ष पदयात्रा तो कर नहीं रहे हैं, पदयात्रा 60 साल कौन से कर ऊपर रहा के है? आदमी है, कन्हैया। कितना पैदल चलवाइएगा अखिलेश जी को? अरे कन्हैया कुमार कर रहे हैं पदयात्रा, हमारी आपकी तरह बेतिया वो से थोड़े लेके हैं पटना तक। हटीज में। और दूसरी बात, जिनसे अखिलेश प्रसाद सिंह की मित्रता है, जिसको उन्होंने अपना गार्जियन मान रखा है, यानी लालू यादव ने तो एक जगह कहा, पब्लिक डोमेन में कहा, शायद सदाकत आश्रम में ही जाके कहा कि अखिलेश किसी अन्य व्यक्ति को राज्यसभा सदस्य बनाने के लिए मेरे पास आए थे पैरवी करवाने। मैंने कहा कि तुम ही बन जाओ, और तुरंत मैंने अहमद भाई से बात किया
ये मैं नहीं कह रहा हूं, लालू जी ने पब्लिक डोमेन में कहा है। तो पार्टी हाईकमान को लग रहा है कि जिनको हमने जिम्मेवारी दी पार्टी को मजबूत करने के लिए, वो हमारे एलायंस पार्टनर को मजबूत करने में लगे हुए हैं, अपने परिवार को मजबूत करने में लगे हुए हैं। और इन दिनों देखिए जो एंटी अखिलेश प्रसाद सिंह हैं वो एक्टिव हैं। पप्पू यादव का बयान आपने सुना है ना, पप्पू यादव ने कहा है कि तेजस्वी यादव महागठबंधन के नेता नहीं है, मतलब महागठबंधन में तेजस्वी यादव के चेहरा पे चुनाव होगा ये नहीं है, चेहरा चुनाव के बाद डिसाइड होगा। सहमति नहीं, पप्पू चुनाव के यादव बाद भी डिसाइड। इस गठबंधन में चिराग पासवान की भूमिका निभा रहे हैं। बिल्कुल। तो नहीं, अब पप्पू यादव क्यों कर रहे हैं, देखिए इसमें भी उनका स्वार्थ है। वो अपनी अहमियत लालू परिवार में चाहते हैं कि मेरा, हमको मानो तुम, हमारी अहमियत दो। पप्पू यादव भी मतलब ये नहीं है कि उनको कांग्रेस का चिंता है। पप्पू यादव अपना डोमिनेट होता है ना, तो हम भी कुछ हैं जी। लालू यादव कहे अरे पप्पू भाई शांत हो जाओ, 4-5 सीट ले लो तुम, तुम्हारे समर्थकों को दे देंगे। तो लालू यादव तो भाव देने वाले आदमी नहीं है, तेज अपने राजनीति के चतुर खिलाड़ी हैं। वो नीतीश कुमार के सिवा किसी को भाव नहीं देते हैं। पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से क्यों एलर्जी है, क्योंकि ये लोग जो यदि एक बार खुट्टा गाड़ लेगा तो ये उखाड़ना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और जैसे ही बिहार की राजनीति में कन्हैया की प्रासंगिकता बढ़ेगी, उसका तुलना तेजस्वी यादव से होगा, क्योंकि भाषण कला में तो कन्हैया के सामने में कोई, हमको नहीं लगता उनके उम्र के समकक्ष कोई है जो टिकता होगा। और मेरे पास जो खबर है, वर्तमान जो लीडरशिप है बिहार कांग्रेस का, यदि उसमें कोई बदलाव होता है तो किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को जिम्मेवारी दी जा सकती है। लेकिन अखिलेश प्रसाद सिंह ने भी एक मजबूत खंबा थाम रखा है, उस खंबे का नाम है केसी वेणुगोपाल। अब केसी वेणुगोपाल उनको कितना बचाते हैं। आज कर्नाटका में सिद्धिरमैया मुख्यमंत्री इसलिए हैं क्योंकि केसी वेणुगोपाल राहुल गांधी को कहते हैं ही इज वेरी पॉपुलर लीडर इन कर्नाटका। सही भी है कि कर्नाटका के मामले में सही भी है। तो केसी वेणुगोपाल के बातों को राहुल गांधी अधिक सुनते हैं। तो केसी वेणुगोपाल कब तक बचाते हैं, हालांकि जो कृष्णा वेणु हैं डायरेक्ट राहुल गांधी के कनेक्ट वाले व्यक्ति हैं, वो क्या फीडबैक देते हैं अखिलेश प्रसाद सिंह को लेकर, ये देखने वाली बात। और मेरे हिसाब से जो पार्टी का लाइन है, राहुल गांधी ओबीसी, ईबीसी, दलित, महादलित की बात करते हैं, तो पार्टी को भी उसी लाइन पे जाना चाहिए। मैंने सुना है ऋषि जी, मैंने सुना है कि बिहार कांग्रेस में जो बदलाव बहुत जल्द होना है, सुनी सुनाई बात कर रहा हूं, मेरे पास कंफर्मेशन नहीं है, पहले बता दूं कि बिहार में रविदास समाज के व्यक्ति को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जा सकता है और कन्हैया कुमार को बिहार प्रदेश कैंपेन कमेटी, चुनाव अभियान समिति का कांग्रेस अध्यक्ष बना सकती है। जैसे मदन मोहन झा को अध्यक्ष बनाया गया था और अखिलेश प्रसाद सिंह को चुनाव अभियान समिति का अध्यक्ष बनाया गया था 2018-19 में, आपको याद होगा। उसी तरह से प्रदेश अध्यक्ष के रूप में रविदास समाज का व्यक्ति आएगा और अभियान समिति के अध्यक्ष के तौर पर कन्हैया कुमार की एंट्री होगी। मेरे पास भी खबर है, मेरे पास भी खबर है, सुन लीजिए। यदि प्रदेश अध्यक्ष बदलते हैं और प्रदेश अध्यक्ष किसी दलित समाज से आने वाले व्यक्ति को देते हैं तो 3 या 4 कार्यकारी अध्यक्ष हो सकते हैं। उसमें एक जिम्मेवारी भूमिहार को दिया जा सकता है, एक किसी ओबीसी को दिया जा सकता है, एक ईबीसी को दिया जा सकता है, एक अल्पसंख्यक को, किसी अल्पसंख्यक, या फॉरवर्ड में 2 लोगों को दिया जा सकता है, एक ब्राह्मण या राजपूत या ब्राह्मण या भूमि, ऐसे मतलब कॉम्बिनेशन होगा, एक मुस्लिम और एक ईबीसी। तो ये फार्मूला पे भी काम किया जा रहा है और ये मुझे लगता है कि एक अच्छा फार्मूला होगा। और आपने बिल्कुल सही कहा, यदि अध्यक्ष दलित समाज से हैं तो कन्हैया कुमार को कैंपेन कमेटी का चेयरमैन बनाना चाहिए। और देखिए, नो डाउट कन्हैया कुमार सिंगल बिहार में एक नेता हैं जो मास पुलर नेता है, मतलब जब माइक थामते हैं ना तो क्राउड पुलर, सॉरी, माइक जब थामते हैं ना तो लाखों, 1.5 लाख 5 लाख लोगों को संभालने की कैपेसिटी है। यही आडवाणी और वाजपेयी जी में अंतर था। आडवाणी जी ने खुद कहा है कि देखिए हम संगठन का काम बेहतर समझते हैं, लेकिन जो मास अपील वाजपेयी का है वो मेरा नहीं है, हम 5 लाख की भीड़ को नहीं संभाल सकते। तो वो कन्हैया कुमार में तो दम है, कन्हैया कुमार में दम है, समा बांध देते हैं।
आज बहुत से नेता जो है डफली का जो उनका अंदाज है, डफली का उनका जो अंदाज है, बहुत से तमाम पॉलिटिकल पार्टी के जो नेता है, नकल तो उन्हीं का करता है, कन्हैया कुमार का। और एक साधारण परिवार से आने वाला व्यक्ति जिसके पैर में हवाई चप्पल, आज भी कन्हैया कुमार को देखिएगा तो बहुत नॉर्मल, कोई आपने क्राउड पुलर की बात की। जनता दल के एक पुराने नेता मुझसे एक बार बता रहे थे, बड़ा रोचक किस्सा है, दर्शकों के लिए साझा कर देता हूँ। वो बता रहे थे, अब तो दिवंगत है, पुराने नेता जनता दल के बता रहे थे कि जो बोफोर्स का बवाल चल रहा था, जनता दल का नया नया गठन हुआ था, चेन्नई में रामो वामो की रैली हो रही थी, नेशनल फ्रंट लेफ्ट फ्रंट की, और सभी नेताओं की बोरिंग स्पीच लोग सुनकर उब रहे थे। तब हुआ कि भाई एक काम करो, क्राउड को बांध के रखना है वीपी सिंह की। वीपी सिंह की स्पीच भी लोगों को बोरिंग ही लगी। तमिल क्राउड को हिंदी ढंग से समझ में आ भी नहीं रही थी, अंग्रेजी भी वीपी सिंह की थी तो नॉर्थ इंडियन एक्सेंट वाली थी, साउथ इंडियन नहीं थी, और बाकी नेताओं की स्पीच भी उसी तरह से। तो आनंद फानंद में जॉर्ज फर्नांडिस को तैयार, वो तमिल में उन्होंने क्या शानदार स्पीच दी। वहां पर लोग, जो वहां मौजूद लोग कह रहे थे कि पूरे क्राउड को एक तरह से इलेक्ट्रीफाइंग इम्पैक्ट उस पर डाल दिया। तो इस तरह के लोग थे, आप ही के सांसद थे मुजफ्फरपुर से जॉर्ज साहब। तो इस तरह के लोग थे जो कि पूरे देश में कहीं कन्नड़ में भी बोल लेते थे, तमिल भी बोल लेते थे, उड़िया भी बोल लेते थे, बांग्ला भी बोल लेते थे, सब बोल लेते थे और बहुत इंप्रेसिव तरीके से बोलते थे। और हिंदी में तो खैर, अंग्रेजी में तो पूछना ही नहीं था। तो खैर कन्हैया कुमार हिंदी में बहुत अच्छे वक्ता हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और उनकी बातें लोगों को बहुत अच्छी लगती है, इससे भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन दिक्कत यही है कि आजकल पूरे बिहार के सबसे लोकप्रिय वक्ता हो गए हैं नीतीश कुमार। जहां जाते हैं लोग एक खास तरह की स्पीच की उम्मीद, आशंका, जो भी कह लिए हुए पहुंच जाते हैं, अरे कहीं अब बोल देंगे, अब बोल देंगे कुछ। एक बात मैं बीच में रोकना चाहूंगा आपको जी। नीतीश कुमार जैसे सम्मानित बड़े नेता जिसका इतना बड़ा अनुभव है, और नीतीश कुमार के राजनीतिक जीवन को देखेंगे तो शिष्टता का मतलब, शिष्टता का हमेशा उन्होंने व्यवहार किया हमेशा, शालीन व्यवहार हमेशा किया। लेकिन 2-3 दिन पहले जो मैंने देखा राबड़ी देवी से जिस प्रकार से वो इंटरेक्ट कर रहे थे, एक तो राबड़ी देवी उनकी भाभी समान है, भाभी भी हैं, बड़ी लालू यादव उनसे उम्र में बड़े भी हैं, और बड़े भाई की पत्नी यानी बड़े भाभी का सम्मान होना चाहिए। और जिस प्रकार से वो तू मैं कर रहे थे, तो मुख्यमंत्री पद पे आसीन व्यक्ति, वो भी नीतीश कुमार जैसे शालीन व्यक्ति को शोभा नहीं देता है। आप प्रतीकात्मक विरोध कीजिए, वैचारिक विरोध कीजिए, लेकिन जिस प्रकार से इन दिनों नीतीश कुमार तुरंत तिलमिला जाते हैं, गुस्सा जाते हैं, और खासकर विधानसभा में इस प्रकार का यदि आप बिहेव करेंगे तो इससे कहीं ना कहीं आपकी ही मतलब जो एक पॉपुलैरिटी है, छवि है, उस पर असर पड़ता है। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से बचना चाहिए। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव को भी यदि बचौल के बयान को कंडेम करना था, आप कंडेम करते, लेकिन उनके पिता माता पे जाने की जरूरत नहीं थी कि आपके पिता कौन है, बिहार उनके बाप का है। इन चीजों पे आप प्रतिपक्ष के नेता हैं, भविष्य के मुख्यमंत्री हैं, भविष्य के बड़े नेता हैं, तो आपको ऋषि जी अब देखिए ना, यही नीतीश कुमार 2-3 साल पहले विधानसभा में तेजस्वी यादव कुछ पलटू राम या कुछ इसी तरह से पलटू चाचा कुछ कह रहे थे, तो नीतीश कुमार अपनी स्पीच देने खड़े हुए तो कितनी शालीनता से कहा, ये सब बात तुम मत बोला करो। तेजस्वी यादव को कहा, ये सब बात तुम मत बोला करो, ये सब कहने का हक तुम्हारे पिताजी को है। मतलब वो मानते हैं कि लालू यादव उनके बड़े भाई है, वो कुछ भी कह सकते हैं, और हंसते हुए कहा तेजस्वी यादव शर्मा गए। तो एक वो नीतीश कुमार थे, एक आज के नीतीश कुमार दिखते हैं, कुछ भी बोल देते हैं। अब नीतीश कुमार इन चीजों पर भी ध्यान दें। इनके जो एक एमएलए हैं, लंपट एमएलए, कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है, गोपाल मंडल, हाँ ट्रेन में एक बार गए थे, पता नहीं उनको कब ये क्या होली मिलन समारोह के दौरान लंपटगिरी कर रहे हैं, कौन सा गाना गा रहे हैं जी। एक तरफ नीतीश कुमार महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, महिलाओं की भागीदारी की बात करते हैं, और ये लंपट विधायक बताइए कौन सा फुवर गाना गाता है। तब जब विनय कुमार डीजीपी बिहार ने लेटर जारी कर रखा है कि पब्लिक प्लेस पे इस प्रकार की दुहरती गाना जो है नहीं बजेंगे, और जो कानून बनाने वाले हैं विधायक और सांसद कौन होते हैं, कानून बनाने वाले, और कानून बनाने वाले खुद कानून तोड़ रहे हैं। बचौल नहीं, बचौल से ही बड़ा बचाल है। चलिए बचौल वाचाल जो भी हो, बिहार की राजनीति में वाचाल लोगों की कमी नहीं है, लेकिन इतना जरूर है एक सोशल
क्वेश्चन एक बच्चे ने हमसे रिक्वेस्ट किया है फिटजी को लेकर कि फिटजी के जो चेयरमैन डीके गोयल जिस प्रकार से बच्चों के भविष्य से खेल रहे हैं, तो मेरा विनम्र निवेदन है धर्मेंद्र प्रधान जी से, आदरणीय प्रधानमंत्री से, आप तो बच्चों के साथ परीक्षा के समय में बात भी करते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी, और बच्चों के भविष्य के साथ ये जो महाभाव हैं, महामहिम डीके गोयल साहब जो हैं खिलवाड़ कर रहे हैं। तब चिट फंड, आप महामहिम क्यों कर रहे हैं? महामहिम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि इन पे अभी तक कार्रवाई नहीं हुआ है, कार्रवाई नहीं हुआ है इसलिए वो महामहिम है। ये महामहिम जो है चिट फंड गैंग की तरह बच्चों से पैसा लेते हैं, आज पैसा लेते हैं कल सेंटर बंद कर देते हैं, आज पैसा लेते हैं गाजियाबाद का सेंटर बंद कर देते हैं, आज लेते हैं नोएडा का सेक्टर 62 का बंद कर देते हैं। और सरकार कुंभकर्णी निंद्रा में है, सिर्फ एफआईआर करने से नहीं होगा। जिन बच्चों ने फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का पैसा जमा किया है, यदि तमाम जगह आपके सेंटर बंद हो गए हैं, तो आप उन बच्चों के अकाउंट में पैसे वापस करने की का कृपा करें, ताकि बच्चे अप्रैल के बाद जिस संस्था में एडमिशन लेना हो, जिस कोचिंग संस्था में लेना हो, जैसे प्रिपरेशन करना हो, उस धनराशि का सदुपयोग कर सके। ये एफआईआर कर दी है, एफआईआर कर देने से हो जाता है? बताइए। जो आदमी 1 लाख 5 लाख 4 लाख रुपया दे रखा है, खेत बेच के, खेत भरना दे के, धान बेच के, गेहूं बेच के, कर्जा लेके, सूद पे पैसा लेके, बेहद देखिए ये बेहद निराशाजनक परिस्थिति है कि गोयल का इसका संस्था है, गोयल की संस्था, क्या कौन गोयल नाम है, मैं नाम मिस कर रहा हूँ, वो गोयल की संस्था डीके गोयल, ये डीके से बहुत परेशान है लोग हर जगह। अब बताइए बच्चों का पैसा लेके वो डीके गोयल भाग गया, उसकी संस्था भाग गई। अब लोगों को तो सरकार कार्रवाई नहीं कर रही है, एफआईआर करके रजिस्ट्री कर लिया, आखिर कहाँ भाग गया वो नीरव मोदी हो गया कि मेहुल चौकसी हो गया, ये गोयलवा भागा कहाँ है, लोग ये पूछ रहे हैं। एक गार्जियन, अभिषेक जी, अब से एक गार्जियन आए मेरे पास सुबह और फूट फूट कर रोने लगे। बताइए। वही कह रहे हैं मैं चाह के भी नहीं कुछ कर सकता हूँ। बताइए। अमित शाह की पुलिस बताए, उनकी जांच एजेंसियां बताए, सीबीआई ईडी बताए कि गोयलवा भागा कहाँ है। मुझे तो अब लोगों को भी डाउट होने लगेगा कि किसी जमाने में जो दिल्ली की सड़कों पर पोस्टर लगते थे, भाजपा के सदस्य बनिए, सदस्यता अभियान जो चलता था ना, तो सदस्य बनने के लिए प्रेरित किया जाता था, तो लगता था पोस्टर लगाया जाता था भाजपा के सदस्य बनिए, तो कहीं गोयल भी तो कभी पोस्टर नहीं लगाया है कि भाजपा के सदस्य बनिए, और इसी वजह से उनको। और इसमें एक बात और बता दूं, लोग कहते हैं ना हिंदू तो खतरे में है, तो इसमें 90% बच्चे हिंदू ही हैं जी। अब हिंदुओं के साथ अन्याय हो रहा है। कहाँ है गिरिराज सिंह जी, कहाँ है हमारे आदरणीय मोदी जी, कहाँ है अमित शाह जी, कहाँ है बाबा योगी आदित्यनाथ? उनके सिलेबस के बाहर का क्वेश्चन आपने पूछ लिया। तो ये हिंदू तो अब खतरे में नहीं है। इन बच्चों के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है, तो इस पे तो नहीं बोलेंगे बचौल कि नहीं डीके गोयल को होली में नहीं निकलना है। ऋषि जी देखिए, अब गिरिराज सिंह से मेरी सहानुभूति है। अब हम नहीं जानते हैं सच्चाई क्या है, लेकिन कीर्ति आजाद तो कहते हैं कि कपड़ा सिलवा के देते थे, कपड़ा पहनने का लूर नहीं था, यही उन्होंने कहा है। अरे भाई साहब, दो बात मैं बताऊं, कीर्ति झा आजाद के पिताजी मुख्यमंत्री थे। कीर्ति झा आजाद 1983 वर्ल्ड कप के जीतने वाली टीम के वो मेंबर थे। और मुझे तो एक तरह से, यदि राजनीति को मैं समझता हूं, तो 2 ही स्टार प्रचारक थे उस समय भाजपा के, आडवाणी वाजपेयी के बाद, एक शत्रुघ्न सिन्हा और दूसरा कीर्ति झा आजाद। शत्रुघ्न सिन्हा तो याद है थे 91 में, मुझे याद है कि इन लोगों को रिसीव करने इवन नरेंद्र मोदी जाते थे, यदि गुजरात में इन लोगों का कार्यक्रम लगता था। जी बिल्कुल आपने सही कहा है। तो गिरिराज सिंह तो वो बच्चे होंगे उनके सामने में। उनके सिलेबस से बाहर का सवाल आपने पूछ लिया। फिटजी क्या होता है उनको फिटकिरी समझ में आ जाएगा, इसलिए दाढ़ी बनाने वाला फिटकिरी, इसलिए वो फिटकिरी का निगेटिव सवाल मत किया कीजिए आप। मुझे नहीं पता, लेकिन गिरिराज सिंह से सहानुभूति है, क्योंकि इतना कच्चा चिट्ठा कीर्ति आजाद जी को नहीं खोलना चाहिए था कि भाई वो कपड़ा पहनने का लूर नहीं था तो कपड़ा सिलवाते थे, क्या करते थे। अब बताइए, वो 99 के पहले की बात बता रहे हैं। नीतीश जी से वो आगे है। नीतीश जी तो 2005 के पहले का सिलेबस रटे हुए हैं, वो 6 साल पहले उनसे बता रहे हैं। अपने मिजाज का नेता है जी। ये नहीं, अच्छे नेता हैं, एक बात है वो किसी से डरते नहीं है। मैं निजी तौर पर उनका बहुत प्रशंसक हूँ। देखिए सही बात है। बड़े भाजपा नेता का नाम डीडीसीए से जुड़ रहा था,
पार्टी पे अपना पॉलिटिकल करियर कुर्बान कर दिया, DDCA दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट ये एसोसिएशन सही बात है। यदि वो और इतने बड़े चापलूस भाजपा नेता, नेता का, लेकिन वो डरे नहीं, टकरा गए। जी यदि अभिषेक जी यदि वो चापलूस नेता होते तो ये बात तो नहीं समझ रहे थे कि आने वाले दिनों में अरुण जेटली, और उस समय भी अरुण जेटली नंबर 2 नंबर 3 के नेता हैं भाजपा के, और ऐसे नेता से टकरा जाना साधारण बात नहीं है, सबकी बस की बात नहीं है। देखिए भाई, जो आदमी गिरिराज सिंह को कपड़ा पहनने का लूर नहीं था तो सिखाया हो, वो आदमी किसी से टकरा सकते हैं। चलिए ये अभिषेक बात जी, तो ओवर जरूर है, टाइम हो रहा है। लेकिन एक बात जरूर है कि बिहार की सियासत में बहुत लोगों को बयान देने का लूर नहीं है, तरीका नहीं है। लूर बोलते हैं तरीका को। जो लूर शब्द बोले थे वो संसद में कीर्ति आजाद, तो मैंने उधार ले लिया है उनसे, देशज शब्द है, काफी अच्छा लगा सुन के। तो बयान देने का लूर नहीं है। कोई बयान दे रहे हैं कि एनडीए के नेतृत्व में नीतीश कुमार का नाम छोड़ दे रहे हैं, कोई बयान दे रहे हैं कि भाई न होली और नमाज जुमे की है वो एक साथ, उसको लेकर उटपटांग बयान दे रहे हैं। कोई किसी के बाप का बिहार है ये कह रहे हैं, और बिहार के मुख्यमंत्री तो बयान देने का लूर भूल ही गए हैं। ये स्थिति बनी हुई है अभी, जिसको लेकर के परिस्थितियां प्रतिकूल होती जा रही है। तो आगे आगे देखिए क्या होता है। सियासत बड़ी दिलचस्प है, लेकिन सियासत के पहले होली है, और होली है, नमाज है। सब लोगों को अपने अपने पर्व की, जुमे की नमाज की भी, होली की भी, जो भी जिस ढंग से मनाना चाहे, सबके लिए हमारे दर्शकों को शुभकामना है। सियासत रिचुअल्स के बीच नहीं आनी चाहिए, और सियासतदानों को भी इससे बचना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषि जी, नमस्कार।